Hey everyone, this is Shazli and welcome back to Zoom Commerce. So in this particular session, we'll be talking about the topic that is human resource management. तो HR अकाउंटिंग की हम लोग बात करने वाले हैं कि HR अकाउंटिंग क्या होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो एक तरीका है जिससे हम ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको कहीं ना कहीं क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उनकी वैल्यू या उनकी कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या क्या मेथड्स हैं इसको कैलकुलेट करने के, क्या क्या मॉडल्स हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की, ये सारे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन की ड्यूरेशन के अंदर हम लोग। सो दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, यू कैन सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट जो है सीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी का फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है 28 फरवरी को 12 बजे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है। अगर आप वो टेस्ट के अंदर रैंक स्कोर करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। यहाँ पे 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जो है पूल अवेलेबल है। सो यू गाइस कैन श्योरली पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर क्विज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्विज है पूरा का पूरा आपका। अगर आप नवंबर 2021 के लिए या मई 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो टॉप एजुकेटर्स जो है अनअकैडमी के ऊपर उन्होंने आपके लिए बैचेस जो है वो बनाए हैं और इन बैचेस के अंदर पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर अप होगा, सारा का सारा सिलेबस आपका रिवाइज होगा एंड टाइमली सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। सो इफ यू गाइस आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माय रेफरल कोड दैट इज शाजली बी। इस कोड को यूज करके आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। एज वेल एज अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके अंदर आपको प्रिंटेड बुक्स वगैरह जो है और एक डेडिकेटेड टीचर आपके लिए मिल जाएगा जो आपकी हर एक समय पे डाउट सॉल्व करेगा। तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हैं तो भी आप ये कोड यूज कर सकते हैं। तो एचआर अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो एक टर्म है अकाउंटेंसी प्रोफेशन का जिसके थ्रू जितना भी आप कह सकते हैं पैसा लगाया है एक एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट पे, उसको एम्प्लॉय करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं वो वाली कॉस्ट को, यानी हम एग्जैक्ट मनी टर्म्स में बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर या एक पर्टिकुलर रिसोर्स पे आपने कितना पैसा लगाया है। जस्ट लाइक फिजिकल एसेट, जैसे हम लोग फिजिकल एसेट खरीदते हैं ना, मशीनरी, लैंड, ये सब कुछ, तो कहीं ना कहीं एक कॉस्ट लग रही होती है कि भाई मशीनरी परचेज करते हैं हम, उसके बाद में उसका फ्रेट, उसका कैरेज का कॉस्ट आता है, ये सारी चीजें। तो हमको एग्जैक्टली पता होता है कि हमने कितना एक्सपेंडिचर किया है इस पर्टिकुलर मशीनरी से और ये हमको कितना रिटर्न ला करके देगी। वही सेम चीज हम लोग ह्यूमंस के साथ भी करने की कोशिश करते हैं एचआर अकाउंटिंग के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो गया, तो आपको एक तो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना तो आप एक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए बहुत आप कह सकते हैं डिसीजन लेना इजी हो जाएगा कि किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एक्वायर करना है, हमें कैसे डेवलप करना है, कितना ट्रेनिंग देने का नीड है, क्या ट्रेनिंग देने का नीड है, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि कितना कॉस्ट लगने वाला है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के ऊपर और उसके ऊपर हम उतना ही कॉस्ट लगाते हैं जितना हमें उससे रिटर्न जो है वो निकल करके आने वाला है। हम लोग एनालिसिस करते हैं ह्यूमन एसेट का, कितना कंजर्व करना है, कैसे कंजर्व करना है, हमें क्या करना है कि नहीं करना है। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसके ऊपर कॉस्ट ज्यादा लग रही है, रिटर्न्स नहीं निकल के आ रहा है, इसका मतलब अपने को इसको नहीं अपने पास में रखना है, तो ले ऑफ्स करने हैं या क्या करना है, ये सारे डिसीजन जो है वो हम लोग एचआर अकाउंटिंग के थ्रू ले सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रॉपर डिसीजंस आप ले सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को लेके आने के या उसको एम्प्लॉय करने के। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एचआर अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगे। एक तो यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी कॉस्ट के बारे में एंड एक पर्टिकुलर रिसोर्स का वैल्यू क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसका स्ट्रेंथ क्या है, इससे आपको पता चलेगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये जो इंप्लॉइज है अगर आपको इनका वैल्यू पता चलेगा यू विल बी नोइंग कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं एक पर्टिकुलर ह्यूमन के, क्या वीकनेसेस हैं आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कौन सी स्किल्स हैं जो नहीं अवेलेबल है। ना इन्वेस्टर्स भी जानना चाहेंगे कि आपके ह्यूमन एसेट्स कितने हैं या कितनी वैल्यू के आपके पास में ह्यूमन एसेट्स हैं, बिकॉज ह्यूमन इज अ रिसोर्स जो कि अपनी कॉस्ट से ज्यादा आपको वैल्यू या डिराइव करके देता है, रिटर्न्स डिराइव करके देता है। ह्यूमंस का क्या है ना कि जितना आप कॉस्ट लगाते हैं ना ट्रेनिंग के ऊपर, उससे कई गुना ज्यादा सिनर्जी इफेक्ट से उससे कई गुना ज्यादा वो रिटर्न्स आपको ला करके देता है। जैसे जैसे ह्यूमंस का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है ना तो वैसे वैसे स्किल्स एनहांस होती जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एडवांटेज है एचआर अकाउंटिंग का ना। इसके थ्रू होता क्या है कि अगर
कल को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई अनसर्टिनिटी आने वाली है, तो हम लोग अपने ह्यूमन को आज से ही तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो आज ये अगर एक सही पर्सन एक सही जॉब के ऊपर सही टाइम के ऊपर है, तो कल को जो अनसर्टिनिटी आने वाली है उससे कहीं ना कहीं हम कोप अप कर सकते हैं। अभी इससे एडवांसमेंट के रूल्स पता चलेंगे, हमें हमें पता चलेगा कि क्या इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स को। अगर आज मुझे एनालिसिस करके पता चला स्किल्स में कमी रह रही है या कुछ भी, ये सारी चीजें। और एक ऑर्गेनाइजेशन को ना, दी ऑर्गेनाइजेशन नोज कि इस एम्प्लॉय को अगर मैं रिक्रूट करती हूँ तो कितनी कॉस्ट लग रही है और ये कितना मुझे रिटर्न डिराइव करके देगा, तो गलत एम्प्लॉय हम हायर करने से कहीं ना कहीं बच जाएंगे। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना जो आप फिक्स नहीं कर सकते। जैसे ह्यूमन जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेता है, हम लोग जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेते हैं वैसे वैसे हमारी वैल्यू इंक्रीज करती है, बट आप एग्जैक्ट नंबर्स में इसको नहीं बता सकते बहुत सारे समय पे कि एग्जैक्टली कितने एक्सपीरियंस है, किस टाइप के एक्सपीरियंस से कितना वैल्यू इंक्रीज करेगा। वी कैन नॉट कहीं ना कहीं bring this in numbers. No, the tax laws that does not require human assets, and in that sense it might be theoretically only. अब यहाँ पे क्या होता है कि टैक्स, क्योंकि जब हम लोग कोई लैंड लेते हैं या कुछ लेते हैं उससे जो रिटर्न आ रहा होता है कहीं ना कहीं हम उसको ऊपर टैक्स दे रहे होते हैं, लेकिन हम ह्यूमन रिसोर्स पे टैक्स नहीं लगा सकते। तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है ह्यूमन असेट को कैलकुलेट करना, आपका इसको मेजर करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ह्यूमन की लाइफ अनसर्टेन है। जैसे हम लोग मशीनरी लेते हैं, आई नो कि 20 ईयर्स तक ये मशीनरी चलने वाली है, बट अगर आज किसी पर्सन की एज 35 ईयर्स की है और आप ये मानते हुए चल रहे हैं कि भाई ये पर्सन 60 ईयर्स में रिटायर करेगा, तो अभी अगर मैं देखूं कि आज इसकी एज अगर 35 ईयर्स है, तो इसका मतलब 25 ईयर्स तक ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन में और रहेगा। तो हम इसके अकॉर्डिंगली अगर कैलकुलेशन करते हुए चले, बट आई नेवर नो, क्योंकि ह्यूमन की लाइफ तो हमारी लाइफ अनसर्टेन है, कल को क्या हो जाए वी नेवर नो। तो लाइफ एक पर्टिकुलर ह्यूमन की अनसर्टेन है, तो एचआर अकाउंटिंग आप एग्जैक्टली नहीं कर सकते, बिकॉज हो सकता है हमने जो भी कैलकुलेट किया या कुछ किया हो, ये अनसर्टेनिटी आ गई यहाँ पे। अब देखिए मेथड्स क्या क्या है भाई, क्या क्या मेथड से हम लोग एचआर अकाउंटिंग को या हम कह सकते हैं ह्यूमन असेट्स को वैल्यू करने की कोशिश करते हैं। सो देयर आर बेसिकली 7 मेथड्स: हिस्टोरिकल, रिप्लेसमेंट, इकोनॉमिक, स्टैंडर्ड, प्रेजेंट, करंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। तो ये 7 मेथड्स हम लोग कवर अप करेंगे। इनको कवर अप करने के बाद में हम लोग मॉडल्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला मेथड है हमारे पास में हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड बेसिक्स जो हमारी क्लास था बेसिक्स का अकाउंटिंग का, उसके अंदर हम लोग ने देखा था कि जब भी हम लोग कोई असेट्स लेकर के आते थे, तो जो बैलेंस शीट में जिस वैल्यू के ऊपर हम लोग रिकॉर्ड करते थे दैट यूज टू बी द हिस्टोरिकल वैल्यू, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है। तो ह्यूमन रिसोर्स को भी हम लोग जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर, वो कौन सी वैल्यू होगी, उसकी वो वैल्यू जिसके ऊपर आपने उसको एक्वायर किया, उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। एक्विजिशन कॉस्ट क्या हो गई, एक्सपेंसेस जो भी आपने इनकर करे ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में या उसको लेके आने में। फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई था तो उसको आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं लेना पड़ा, लेकिन अगर आपका जो है फ्रेश ही आप लेकर के आए, फ्रेश आप लेकर के आए, तो उसको आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना पड़ेगा। तो ये क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ये मेथड क्या बोलता है, ऐसा ह्यूमन लेकर के आओ असेट के तौर पे अपने पास में, या ऐसे ह्यूमन का रिक्रूटमेंट करो जो कि क्या है, एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस्ड है तो इसके ऊपर कॉस्ट कम लगेगी, केवल इसको रिक्रूटमेंट की कॉस्ट लगेगी, बाद में ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। अगर फ्रेशर रहेगा तो उसको लेके आने की भी कॉस्ट लग रही है और बाद में इसको ट्रेनिंग वगैरह भी अपने को देना पड़ेगा। तो दो तरीके की कॉस्ट हो गई, एक तो एक्विजिशन और एक आपका लर्निंग कॉस्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वगैरह। सेकेंड आते हैं दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या कहता है ना, देखिए एज अगेंस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट विच टेक्स इनटू अकाउंट द एक्चुअल कॉस्ट जो आपने इनकर करी है, ये वाला मेथड क्या देखता है, ये वाला मेथड देखेगा कि अगर ये एम्प्लॉय है आपके पास में, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल एम्प्लॉय ए, तो हम देखेंगे अगर इसको मुझे हटाना है या इसकी जगह दूसरे एम्प्लॉय को लेके आना है तो क्या कॉस्ट लगेगी, यानी इसको रिप्लेस करने की क्या कॉस्ट लग रही है और इसको रखने की हमारे पास में क्या कॉस्ट लगी। तो इन कैलकुलेटिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस हम लोग देखते हैं कि अगर इसको मैंने हटाया, दूसरा एम्प्लॉय अगर मैं लेके आने की कोशिश कर रही हूँ तो क्या क्या कॉस्ट लगेंगी, दूसरे एम्प्लॉय को लेके आऊंगी एक्विजिशन की कॉस्ट लगेगी, लर्निंग की कॉस्ट लगेगी। तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि भाई आपकी एक्चुअल में क्या कॉस्ट निकल करके आ रही है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो जनरली हायर रहती है हिस्टोरिकल कॉस्ट से हमारी।
क्योंकि यहाँ पे हम एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के कंपैरिजन में क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो अगर हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट को ही इसके अंदर देख ले, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, जो भी करंट मार्केट प्राइस है, जो एक कंपनी को पे करना पड़ेगा अगर वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को रिप्लेस करना चाहती है। यानी एक असेट अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं तो करंट प्राइस क्या लग रहा है। देखिए, जब इसको आप लेकर के आए थे तो उस टाइम पे रिक्रूटमेंट का भी कॉस्ट कम लगा होगा, उस टाइम पे ट्रेनिंग का भी कॉस्ट कम लगा होगा, तो ऑब्वियसली हिस्टोरिकल कॉस्ट तो कम रहती है ना, हमारी बुक वैल्यू हमारी कम रहती है। लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि इन्फ्लेशन अराइज कर गया है, तो अभी अगर आपको किसी असेट को रिप्लेस करना है तो आपको देखना है करंट में मार्केट प्राइस क्या लग रही है यहाँ पे। तो आप क्या देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्राइस यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सो दिस इज एग्जैक्ट, इसीलिए हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो होती है वो हमारी हमेशा ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो करंट प्राइस के ऊपर आ रही होती है, और अभी तो इन्फ्लेशन हो गया है। नेक्स्ट मेथड के ऊपर आएंगे हम लोग, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड एचआर अकाउंटिंग का। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है, आई बिलीव आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट होता क्या है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड की अगर हम बात करें इन एचआर अकाउंटिंग, तो देखिए, इंस्टेंट ऑफ हिस्टोरिकल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, पहले तो स्टडी करने की कोशिश करती हैं कि क्या स्किल्स है क्या नहीं है। यहाँ पे हम लोग टोटल कॉस्ट पहले डिटरमाइन कर लेते हैं। क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट पहले डिटरमाइन कर लेते हैं कि भाई एक एम्प्लॉय को लेके आना, यानी उसको हायर करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, इसकी कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए आपकी, यानी हम स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो इम्प्लॉयज है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, इनको हम लोग अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। देखो, हाई लेवल का एम्प्लॉय है, ऑब्वियस ही बात है, तो कॉस्ट अपने को ज़्यादा रखनी पड़ेगी। नीचे का एम्प्लॉय है, कंप्यूटर ऑपरेटर या ऐसा कुछ, तो उसकी कॉस्ट हमारी कम रहेगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी, स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग फिक्स करते हैं हर एक कैटेगरी के एम्प्लॉय के लिए। भाई अगर मैनेजमेंट का कोई बंदा है या नीचे का कोई बंदा है तो कॉस्ट अलग अलग फिक्स करनी पड़ेगी। नाउ दिस मेथड, बट दिस मेथड इज सिंपल, लेकिन ये एक चीज को नहीं लेता ध्यान में, वो कौन सा जो है आपका पर्सन है, कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर भी ना बहुत सारे एम्प्लॉयज अलग अलग होंगे। फ्रेशर आ रहा है अगर, तो इसकी कॉस्ट अलग होगी, एक्सपीरियंस आ रहा है तो इसकी कॉस्ट अलग होगी। हो सकता है दोनों सेम लेवल पे आ रहे हैं या सेम ग्रुप के अंदर आ रहे हैं अगेन, और हर एक ह्यूमन डिफरेंट रहता है। जैसे अगर दो फ्रेशर्स है ना, तो वो दोनों फ्रेशर्स भी अलग अलग होंगे। इनके ऊपर हो सकता है आप ट्रेनिंग दे, इनके ऊपर हो सकता है अगर आप ट्रेनिंग दे तो ये जल्दी सीख ले, ये देर में सीखे, तो इनके ऊपर कॉस्ट आपकी ज्यादा लगेगी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इस चीज को अकाउंट में नहीं देता, ये हर एक एम्प्लॉय को एक ग्रुप के अंदर जो है क्लब कर देता है, और ये मानते हुए चलता है कि इस पूरे ग्रुप के हर एक एम्प्लॉय के ऊपर इतनी ही कॉस्ट लगनी चाहिए हमारी, जो कि रियलिटी में कई बार क्या होता है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एम्प्लॉय हमारे सारे अलग अलग लेवल के होते हैं। नेक्स्ट आएंगे इकोनॉमिक वैल्यू मेथड। इकोनॉमिक वैल्यू मेथड क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू मेथड इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग असेट की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि उसकी आज की वर्थ क्या है, प्रेजेंट वर्थ उसकी एस्टिमेटेड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के। दिस अप्रोच हैज अ स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल अपील। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो हम देखेंगे कि फ्यूचर बेनिफिट्स क्या है उसके। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 60 इयर्स तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करने वाला था, आज उसकी एज है 35 इयर्स, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने साल रहेगा अभी, और 25 साल रहने वाला है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अंदर। तो अब ये 25 साल के अंदर अंदर इसको हम कितनी सैलरी देंगे, हर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे कि आज इसकी सैलरी लेट्स से फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज़ है, तो अगले 50 सालों में हम इसको कितनी सैलरी देंगे। वो जितनी भी हम सैलरी दे रहे हैं, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल ये सैलरी आपकी निकल करके आ जाती है 30 लाख रुपीज़, मैं जस्ट एक रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ। तो वो 30 लाख रुपए की आज क्या वैल्यू है, तो आज करंट में आपकी वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल 27 लाख रुपीज़ निकल रही है, तो यही मेरी क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है इस पर्टिकुलर असेट की, कि भाई इसके लिए मेरे को कॉस्ट कितनी लग रही है, 27 लाख रुपीज़ कॉस्ट लग रही है। ये बोलने की कोशिश करते हैं कि अभी कितना साल बचा है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, निकाल लेंगे कितने साल बचा और उसको हमें अभी कितनी सैलरी देनी है फ्यूचर के अंदर।
ये इस बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव बिडिंग मेथड। इसको हम लोग ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं, कॉम्पिटिटिव बिडिंग मेथड। अब देखिए, अगर आपने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को चूज किया, मान लेते हैं आपके पास में 3 थे, तो अब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 3 एम्प्लॉयज हैं हमारे, ए बी एंड सी। अब क्या करेंगे, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो इनके ऊपर बिडिंग लगाएंगे कि भाई कितना पैसा वो किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को पे करने को रेडी है अपने डिपार्टमेंट में लेने के लिए। इसी तरीके से ये डिपार्टमेंट भी करेगा, इसी तरीके से ये डिपार्टमेंट भी करेगा। तो इस एम्प्लॉय की वैल्यू क्या रहेगी, जो भी इसको ये वेरियस डिपार्टमेंट्स पे करने को तैयार है, एडअप कर देंगे, यही इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है डिटरमाइंड बाय अ प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटिटिव बिडिंग। अब ये डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, बिडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं इन पर्टिकुलर एम्प्लॉइज के ऊपर, जहाँ पे जो वेरियस डिविजन्स है या डिपार्टमेंट्स हैं, वो अगर उसको इनकी सर्विस चाहिए, इसके लिए मान लेते हैं 10,000 रुपीज पे करने के लिए रेडी है, इसकी सर्विस के लिए 12,000 पे करने के लिए रेडी है, इसकी सर्विस के लिए 14,000 पे करने के लिए रेडी है। तो इस तरीके से बिडिंग करने की कोशिश करते हैं। जो भी अमाउंट ऑफ बिड आया, लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल एम्प्लॉय ए जो था, इसका बिड अमाउंट निकल करके आया 40,000 रुपीज। तो अब क्या करेंगे, जो भी अमाउंट ऑफ बिड था उसको हम ऐड कर देंगे टू द टोटल कैपिटल जो कि एम्प्लॉय करी गई है ऑफ द सक्सेसफुल बिडर फॉर डिटरमाइनिंग द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जितना भी इसको जितना भी हाईएस्ट बिड मिला, वो ही इसकी क्या निकल करके आ जाएगी, कॉस्ट यहाँ पे निकल करके। तो ये हो गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। ये यूजुअली जो मेथड है ना, एक फिक्टिशियस कहीं ना कहीं एक मानते हुए चलता है सिचुएशन, कि मान लेते हैं कल को स्कार्सिटी हो जाएगी एम्प्लॉइज की और हमारे पास में ये ही 3 एम्प्लॉइज बचने वाले हैं। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना पड़ेगा, बिडिंग करनी पड़ेगी एक एम्प्लॉय को चूज करने के लिए। ये एक फिक्टिशियस सिचुएशन मानते हुए एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की कॉस्ट जो है वो निकालने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आएंगे मॉडल्स की हम बात करेंगे, मॉडल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सो पहला मॉडल अगर मैं देखने की कोशिश करूं, तो पहला मॉडल जो है हमारा एचआर अकाउंटिंग का, दैट इज लीव एंड स्क्वाड्स मॉडल। अब ये मॉडल क्या कहता है, देखिए इन्होंने बोला, ये इन्होंने एडवोकेट किया कि जो फ्यूचर अर्निंग्स है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, जो भी उसका सर्विस लाइफ रिमेनिंग है, जैसे 25 ईयर्स की सर्विस रिमेनिंग है, तो उसके बेसिस पे आप उसका वैल्यू डिटरमाइन करने की कोशिश करिए, या आप उसका कॉस्ट जो है वो डिटरमाइन करने की कोशिश करिए। ये इन्होंने सिंपल सा मॉडल इन्होंने बोला। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को ग्रुप्स में क्लासिफाई करेंगे, एज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, फिर देखेंगे कि इस एज में रिटायरमेंट में कितना टाइम बचा है, या इनके एक्सपीरियंस में कितनी सैलरी है अभी, और इन फ्यूचर कितना टाइम ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देंगे, और इसके बेसिस पे एवरेज अर्निंग्स निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग उनकी रिटायरमेंट की एज तक। और वो जो अर्निंग्स है वो देखेंगे आज के टाइम पे कितनी निकल करके आ रही है, उसके बेसिस पे हम लोग वैल्यू डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। इस मेथड का लिमिटेशन मेनली ये है कि जैसे आज मेरी सैलरी 50,000 रुपए है, तो अगर और मेरे इयर्स बचे हैं 25 साल के, तो ये इसी बेसिस के ऊपर पूरा कैलकुलेशन कर देते हैं। लेकिन कल को मेरा प्रमोशन भी तो हो सकता है ना, कल को मैं जॉब छोड़ के भी तो जा सकती हूँ। देयर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज जो ये मेथड जो है आइडेंटिफाई नहीं करता, या जो टेक इन अकाउंट नहीं करता है। फिर आ जाते हैं हम लोग एरिक फ्लैमहोल्ट्ज मॉडल के ऊपर। 1996 के अंदर इन्होंने ये वाला मॉडल दिया। अब यहाँ पे जो है पिछले वाले मॉडल जैसा ही है कि जितना टाइम पीरियड बचा है उनकी सर्विस में, उसके अकॉर्डिंगली निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग उसकी कॉस्ट, कि भाई कितना उसको और पैसा देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे लेकिन जो है ये लोग पॉसिबिलिटीज़ अकाउंट में लेने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है ये एम्प्लॉय यहाँ से उठ करके प्रमोट हो जाए तो कितना होगा, या अगर वो छोड़ करके चला जाए, या उसकी डेथ हो जाए। ये सारी चीज़ें ये पॉसिबिलिटीज़ अकाउंट में लेने की कोशिश करते हैं while calculating the present value of future earnings for a employee।
यहाँ पे देखिए, अगर इस मॉडल की बात करें तो पहले तो फोरकास्ट करते हैं कि भाई इनकी लाइफ कितनी बची है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर देखेंगे कि ये और कौन कौन से रोल ले सकते हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आज इस लेवल पे काम कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पहुंच जाए, हो सकता है यहाँ पहुंच जाए, हो सकता है यहाँ पहुंच जाए, पॉसिबिलिटीज देखने की कोशिश करते हैं। उसके बेसिस के ऊपर हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, उनकी वैल्यू एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर हम लोग देखते हैं कि अगर वो कहीं और चले गए या कुछ हो गया, तब क्या वैल्यू निकल करके आएगी, और उसके बेसिस पे हम लोग करंट वैल्यू डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट ये मेथड जो है वो आपका फ्यूचर वैल्यू भी देखने की कोशिश करता है। फिर आ जाते हैं मॉर्स मॉडल के ऊपर। यहाँ पे ये क्या बोलने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे भी अगेन ये सेम ही चीज बोल रहे हैं। यहाँ पे ये वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ह्यूमन की, और ये बोल रहे हैं कि वो जो वैल्यू है वो आज कितने बेनिफिट्स के बराबर है जो एक ऑर्गेनाइजेशन डिराइव कर रही है उसकी सर्विस से। देखिए, देख रहे हैं कि कॉस्ट कितनी लग रही है टोटल एक एम्प्लॉय के ऊपर, और फ्यूचर में ये मेरे को अर्निंग कितनी ला करके देगा। तो वो जो डिफरेंस निकल करके आएगा ना, वो ही ये बोल रहे हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की वैल्यू है। देखिए, एक्सेस ऑफ वैल्यू फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स की ओवर द वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स जो हम असरटेन कर रहे हैं। तो फ्यूचर में जो जो इसको हम पेमेंट करने वाले हैं, चाहे डायरेक्टली पे कर रहे हैं चाहे इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं, डायरेक्ट हो गया सैलरी, इनडायरेक्ट हो गया बेनिफिट्स वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं, और वो हमें फ्यूचर में क्या वैल्यू लेकर के आ रहा है, तो उसका जो डिफरेंस निकल करके आएगा ना, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट माय नेट बेनिफिट एक एंटरप्राइज को होगा उस पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स को रखने के लिए। 20,000 रुपए मान लेते हैं इसको पे कर रहे हैं, और ये हमको वैल्यू डिटरमाइन करके दे रहा है 30,000 की यहाँ पे। तो हमारे पास में नेटवर्थ कितनी है इसकी, सो दिस इज द नेट बेनिफिट जो एक ऑर्गेनाइजेशन को डिराइव होगा। यही मॉर्स मॉडल के अंदर इन्होंने कैलकुलेट करने की कोशिश करा। फिर देखिए, लिकर्ट मॉडल की अगर हम बात करें तो लिकर्ट जो है वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करते हैं। अभी तक तो हम सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करते हैं, ये लोग ये जो है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करते हैं। ये क्या बोलते हैं कि जो एचआरए है, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग प्रेशर्स एचआर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की, जो कि बेनिफिट करती हैं हमें लॉन्ग रन के अंदर। अगर एक मैनेजर अच्छा है हमारे पास में, एक एम्प्लॉय के पास में, एक एम्प्लॉयर के पास में मैनेजर अच्छा है अगर, तो वो बांध के रखेगा एम्प्लॉइज को, और अगर एम्प्लॉय बांध के रखेगा तो कहीं ना कहीं मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। अब ये उस मैनेजर की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो लिकर्ट जो है नॉन मॉनिटरी चीजें, यानी क्वालिटेटिव जो वेरिएबल्स है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको भी टेक इन अकाउंट करने की कोशिश करती है। तो इन्होंने बोला ह्यूमन वेरिएबल 3 तरीके से है। एक तो देखिए आपका कॉजल वेरिएबल, मेरा बिहेवियर अच्छा है तो उसकी वजह से मेरे क्या इफेक्ट पड़ रहा है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, या मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, यानी और कौन कौन सी चीजें हैं जो हम कह सकते हैं असर डालने की कोशिश करेंगी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एंड रिजल्ट क्या निकल करके आ रहा है। इन शॉर्ट यहाँ पे इंटरेक्शन देखने की कोशिश करते हैं वेरिएबल्स का, एंड इफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन, कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीजें। मतलब इन शॉर्ट ये लोग जो है लिकर्ट मॉडल के अंदर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स की देखने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए, ऑर्गन्स मॉडल की अगर हम बात करें तो ऑर्गन्स मॉडल क्या कह रहा है, पेकेन ऑर्गन्स जो है वो नेट बेनिफिट मॉडल को इन्होंने एक्सटेंड करने की कोशिश किया। तो वो जो नेट बेनिफिट मॉडल था ना, जो ये बोलने की कोशिश करा था कितना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय है मुझे वैल्यू दे रहा है और इसमें से कॉस्ट हटा दो, वही एग्जैक्टली मेरा क्या है, नेट बेनिफिट है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के होने से। तो इन्होंने जो है उसी चीज को एक्सटेंड करने की कोशिश करा। इन्होंने बोला कि वो जो नेट बेनिफिट आपका अक्रू करेगा, यानी कि सर्टेनिटी जो है नेट बेनिफिट्स की इन द फ्यूचर विल अक्रू शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू द अकाउंट। मतलब आगे जो मेरे को ये वैल्यू डिटरमाइन हो रही है ना, उसके होने से, यानी जो रिटर्न्स वो मुझे ला करके दे रहा है ना, उसकी क्या सर्टेनिटी है इस मॉडल के अंदर, वो भी कंसिडर करने की बात करी गई। हमने बोला कि वो एम्प्लॉई जो है वो मुझे 1 लाख के बेनिफिट्स डिराइव करेगा पर ईयर, तो वो 1 लाख में से कितने बेनिफिट सर्टेन है और कितने बेनिफिट्स अनसर्टेन है आपके, और सर्टेन है तो कितना प्रोबेबिलिटी है उन बेनिफिट्स को आने का। ये सारी चीजें इन्होंने देखने की कोशिश करी अपने इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर।
सो आई बिलीव आपको एचआर अकाउंटिंग ध्यान में आई होगी, समझ में आई होगी। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेसिक बेसिक ये जो थ्योरी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको क्या याद रखना है, मॉडल्स याद रखने हैं, नेम याद रखने हैं मॉडल्स के मेनली आपको। उसके बाद में आपको जो हमारे मेथड्स थे जो है करने के, रिकॉर्ड करने के एचआर अकाउंटिंग को, वो आपको ये जैसे कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो गया, इकोनॉमिक वॉल्यूम हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। और मॉडल्स के नाम जो है आपको ध्यान में रखना है, कौन सा मॉडल किसने दिया और कौन सा मॉडल किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है आपका। सो आपको मेथड्स एंड मॉडल्स दोनों जो है वो नाम पता होने चाहिए। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डिटेल क्वेश्चन इससे एक्सपेक्टेड नहीं है एनटीए यूजीसी नेट के अंदर हमारा, बट अगेन आपको नाम जो है वो बेसिक बेसिक पता होने चाहिए। सो आई होप आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा। सो विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।